बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अब भी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ माह मज़ीद लग जाएंगे। अगर अपने खर्चे पर पाकिस्तान आ भी जाऊं तो इतना पैसा लग जाएगा। मेरा शोहर मुझे परेशानी से बता रहा था, मेरा दिल उदास हो गया। मैं ज़िद करने लगी, कोई बात नहीं, पैसा लगा कर ही आ जाओ। शोहर कहने लगा, इतना पैसा पाकिस्तान आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा, कुछ माह इंतज़ार कर लेता हूँ। मैं शोहर की बात पर बिल्कुल चुप हो गई। शादी के 1.5 माह बाद ही शोहर बैरून मुल्क चला गया था और अब हमारी शादी को 2 साल होने को आए थे। मेरा शोहर आजकल करता रह जाता था और मैं उसके इंतज़ार में पागल हो रही थी। शोहर भी अपनी बेताबियां बताता, हर माह यही बात करता। अब मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी पाकिस्तान आ जाऊंगा। अब मुझे भी उम्मीद होने लगी थी मेरा शोहर जल्द पाकिस्तान लौट आएगा, मगर अभी मेरा शोहर फिर से मुझे सफाइयाँ पेश कर रहा था। बोला, मेरे लिए भी तुमसे और घर वालों से दूर रहना आसान नहीं है, मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना ऐसे ही मुश्किल होता है। मालिकीन की मोहताजी होती है, छुट्टी ना मिले तो कैसे लौट आऊं। मैं तो शादी के बाद से अपने शोहर से जुदा रह रही थी। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, मेरे लिए अपने शोहर के बगैर रहना परेशान कुन होता जा रहा था। ससुराल वालों की खिदमत कर करके अब मेरा दिल बुरा होने लगा था। अक्सर औकात में मेके जाकर अपने माँ बाप से भी लड़ पड़ती थी कि ये कैसी शादी है जिसमें शोहर साथ ही नहीं रहना चाहता, इसे बस कमाने की फिक्र है, बीवी की परवाह नहीं, कैसे अकेली रह रही है। मैं शादी के बाद बमुश्किल 1.5 माह शोहर के साथ रही, अब तो लगता था कमारी ही हूँ। मेरा शोहर भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता रहता था, बोलता, मुझे अपनी तस्वीर भेजा करो, तुम्हें देखकर अपनी थकन उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता, मैं फ़ोन पर रो पड़ती तो घबराकर मुझे तसल्ली देने लगता था। वो कोशिश करता कि छुट्टी मिल जाए, मगर मुमकिन ही नहीं हो रहा था। मैंने पहले तो शोहर के जाने के बाद तैयार होना छोड़ दिया था, मगर जब मेरे शोहर ने मुझसे तस्वीर मांगना शुरू की तो मैं उसके लिए रोज़ाना सजने संवरने लगी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीर बनाकर उसे भेजने लगी थी। शोहर मुझे देख देख कर दीवाना हो जाता था, तारीफ़ें करने लगता था। मैं शर्मा जाती थी, मैं तो वैसे भी तारीफ़ की शौकीन थी। शोहर मेरा दीवाना था, उसकी तारीफ़ों और मोहब्बत भरे जुमलों पर मेरा दिल बहलने लगा। मगर मेरी सास को मेरे लबों की मुस्कुराहट और सजदज हैरान करने लगी। एक रोज मुझे बुलाकर बोली, शोहर तुम्हारा घर पर नहीं है, तुम किसके लिए इतनी तैयार होने लगी हो। मैं बौखला गई। शोहर से मैं वीडियो कॉल पर बात कर लेती थी, तस्वीर भेजती थी, मगर सास को ये बात बताते हया आई। सास बोली, बहू घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं, नामहरम मर्द हैं, मतवज्जो हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरे 2 जवान देवर थे और एक जेठ था। मेरा शोहर अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वो औरतों से शदीद खार खाता है। उसका निकाह भी किया गया था, मगर उसने शादी से कुछ वक्त पहले मनकोहा को तलाक दे दी थी। मुझे ये बात अजीब लगती थी, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मेरे अपने ही मसाइल बहुत थे। शोहर पास नहीं था और सास की पाबंदियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मिजाज मज़ीद ख़राब रहने लगा था। मैं शोहर को कॉल करके रो पड़ी, अब तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर शोहर भी मुझे समझाने लगा। बोला, बात तो मेरी माँ की ठीक है, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार होती रहना, मगर मेरे जवान भाई अगर तुम्हें सजा संवरा देखे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कभी हल्का सा मेकअप करती तो मेरी सास तंग होने लगती थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेकअप करती तो मज़ीद हुस्न निखर जाता था। मेरी सास को डर था मैं अपने जेठ या देवरों को अपनी तरफ माइल कर लूँगी। मैं खूबसूरत लिबास पहनती तो मेरी सास घबरा जाती, मुझे फ़ौरन कमरे में भेज देती, बोलती जाकर कपड़े बदलो, ये मुनासिब लिबास नहीं है। कभी हिदायत देती, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा करो, घर में जवान लड़के रहते हैं, तुम्हारी लापरवाही बहुत नुकसानदेह है। शादीशुदा लड़की को भी एहतियात से ही रहना पड़ता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं ज़च हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले सज धज कर रहने का शौक था। मैं खूबसूरत थी, खुद को बना संवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी। मैं थक कर शोहर से कहती, मुझे मेके में रहने की इजाज़त दे दो ताकि मैं खुलकर जी सकूं। मेरा शोहर इस बात पर भी राज़ी नहीं होता था। कहता, मेरे ख़ानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं, अगर तुम अपने मेके में जाकर बैठ गई तो सब समझ लेंगे कि हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं रहा। बोला, तुम मेरी बीवी हो, मैं वहाँ घर पर रहूँ या नहीं, तुम्हें मेरे घर ही रहना होगा। मैं बेजार हो गई। अजीब लोग थे, ऐसा लगता जैसे शोहर मुझे कैद करके खुद निकल गया था। मुझे ये सब बुरा लग रहा था। शोहर से मोहब्बत थी, वो बहुत मोहब्बत करने वाला खूबरू लड़का था, मगर उसका घराना मुझे अब उलझन देता था। सादा लिबास पहन पहन कर मुझे अपना आप वक्त से पहले ही
बूढ़ा लगने लगा था। मुझे लगता मेरी सास खामखा मुझे पाबंद करती थी। मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी नहीं रखता था, अपनी मनकूहा को भी तलाक दे दी थी। हालांकि सास ने बताया वो निहायत हसीन लड़की थी। देवर दोनों बहुत संजीदा मिजाज के थे। वो सुबह घर से निकलते तो रात को ही वापस आते थे। दोनों ही अपने कमरे में बंद रहने के आदी थे। ना वो गैर ज़रूरी बात करते, ना कमरे से निकल कर बैठते थे। वैसे भी उन दोनों की मंगनी हो चुकी थी, मगर उनकी शादी करने से पहले मेरी सास मेरे जेठ की शादी करना चाहती थी, जो सब भाइयों में बड़ा था मगर अभी तक कमा रहा था। खानदान वाले भी सवाल करते थे आखिर इसमें ऐसा क्या ऐब है कि वो शादी नहीं कर रहा। मेरा जेठ हट्टा कट्टा, सेहतमंद और अच्छी शक्ल सूरत का मर्द था। न जाने उसे क्यों औरतों में इतनी उलझन होती थी कि शादी के नाम पर ही बिदक जाता था। वो नकारा भी नहीं था, अच्छा कमाता खाता था। पहले मेरे शोहर के साथ बिरोने मुल्क में रहता था, मगर वो पाकिस्तान आकर रहने लगा था। मैं शोहर को हर बार उसके बड़े भाई की मिसालें देती। वो तो गैर शादीशुदा था, फिर भी घर पर रह रहा था। मेरे शोहर को चाहिए था कि वो शादी के बाद पाकिस्तान में ही कोई नौकरी तलाश कर लेता। अजीब इंसान था। बीवी को घर पर अकेला छोड़कर वो वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा था। मैं हर वक्त दिल जलाती रहती थी। शोहर पर कोई असर नहीं होता था। मेरे लड़ने पर मुझसे बोलता, थोड़ा सब्र करो, कुछ पैसा जमा कर लो ताकि मैं वहाँ आकर कोई कारोबार कर सकूं, हमें मुस्तकबिल में परेशानी ना हो। मेरे लिए भी अब तन्हाई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इस घर के उल्टे सिस्टम पर बहुत तंग होती थी। मेरे देवर दोनों अपना खर्च खुद उठाते थे। जेठ अच्छा खासा कमाता था, वो घर के बाकी अखराजात पूरे करता था। मेरा शोहर अपने माँ बाप का खर्च पूरा करता था। हालांकि वो शादीशुदा था और मेरी नज़र में उसकी कमाई पर सबसे ज़्यादा मेरा हक था, मगर शोहर अपने वालिदैन को भी हिस्सादार रखता था। इस बात पर मैं बहस नहीं कर सकती थी। बेटे पर माँ बाप का भी हक था, इसीलिए खामोश हो जाती थी। मैंने सजना संवरना तो छोड़ दिया, मगर अकेले रह रह कर मुझे एक निहायत अजीब सी आदत होने लगी। मैं जब भी अपने कमरे में अकेली होती या नहाने लगती थी, अपने बरहना वजूद की तस्वीर बनाती थी और देख देख कर खुश होती थी। मैं इस किस्म की नज़ेबा तस्वीर बनाने की इतनी आदी हो गई थी कि घंटों गुसल खाने में बंद रहने लगी। नहाने के दौरान मैं मुख्तलिफ अंदाज में अपनी तस्वीर बनाती रहती थी। अब इससे भी दिल नहीं बढ़ा तो मैंने एक इंतहाई कदम उठा लिया जो शरीफ औरतों को जेब नहीं देता, मगर मैं अपने खूबसूरत जिस्म की गैर मर्दों से तारीफ सुनने के शौक़ में मुब्तला हो रही थी। मेरी सास को मेरा रोज़ाना कमरे में बंद होना और घंटों घंटों नहाना भी खटकने लगा। वो अक्सर मुझसे सवाल करने लगती और मुझे देख देख कर सोच में गुम रहती। एक रोज़ मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। मैं घबरा गई। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ता और मेरे मोबाइल में मेरी बढ़ना तस्वीर थी। शोहर का सास के नंबर पर फ़ोन आया तो मैंने अपने शोहर को मोबाइल ख़राब होने का बताया। मेरा शोहर बोला, फ़िक्र मत करो भाईजान, वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ठीक करते हैं, तुम भी भाई को फ़ोन दे दो। मैं मुतमिन होगी कि जेठ इस किस्म का मर्द नहीं, वो मोबाइल में तांक जांग करेगा। उसने लॉक पूछा तो वो भी बता दिया। सुबह के वक्त अपने जेठ को फ़ोन दिया तो वो शाम को ही ठीक करवा कर ले आए। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने जेठ के कमरे से निकलते देख लिया। वो घबरा गई, मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम जेठ के कमरे में क्यों गई? मैंने इत्मीनान दिलाया कि मोबाइल ठीक करवाने दिया था, वही लेने गई थी। मगर सास खटक चुकी थी। बातों बातों में बोली, बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियां शादी के बाद परदेसी शोहर के बगैर ज़िंदगी गुजारती हैं, मगर ख़ुद को संभाल कर रखती हैं, अपनी इज्जतों की हिफाजत करती हैं। कहने लगी, बेटा तुम भी ख्याल रखा करो, तुम्हारा जेठ भी आखिर मर्द है, उससे फ्री मत हुआ करो। मुझे सास की हिदायत बुरी लगी, मैं चुप रही। मगर मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में मुब्तला कर गई। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकत करने लगी हो। कभी तुम सज संवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है, नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं होंक सी अपनी सास को देखने लगी। इतनी छोटी छोटी सी बातें भी मेरी सास महसूस कर रही थी। मैं हैरान होती थी आखिर मेरी सास को मुझसे मसला क्या था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। सच तो ये था कि वो ज़माना शनास औरत थी, उन्हें मेरे अंदर तब्दीलियाँ महसूस करके घबराहट होती थी। वो सब समझ रही थी कि मैं शोहर के बगैर नहीं रह रही। मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मगर एक रोज़ शोहर ने मुझे बताया कि मेरी माँ भी अब मुझसे हर वक्त ज़िद करने लगी हैं कि सब छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। मेरे शोहर ने जब वजह बताई तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी सास ने मेरे शोहर से कहा था कि तुम्हारी बीवी नफसियाती मरीज़ा बनती जा रही है, इसमें बहुत उल्टी सीधी आदत पैदा हो गई हैं। उन्होंने बेटे से कहा कि इससे पहले कि तुम कोई ऐसा वैसा नुकसान उठाओ, जल्दी लौट आओ। शोहर मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? मेरी माँ डरी हुई थी। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई। मेरी सास शायद राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए अपने शोहर से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं।
اب میں کمرے میں بند رہنے لگی ہوں، تب بھی تمہاری ماں مجھ پر شک کرنے لگی ہے۔ میں اکیلی کمرے میں پڑی رہتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہی، مجھے بتا دو کہ میں کیا کروں، میں تو تھک گئی ہوں۔ میرا مزاج چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ میں پہلی بدتمیز اور بد لحاظ ہوا کرتی تھی، شادی کے بعد تو ویسے بھی میرا چڑچڑاپن نمایاں ہونے لگا تھا۔ میرے دل میں چور تھا، اس لیے ڈر گئی۔ میرے رونے پر میرا شوہر گھر پر آ گیا، مجھے صفائی دینے لگا، بولا میری ماں کو غلط فہمی ہوگی ہے، سادہ عورت ہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی سی بات کو محسوس کرتی ہیں، ان کی باتوں کو توجہ مت دو۔ میں شوہر سے لڑنے لگی، جلدی پاکستان آ جاؤ یا پھر واقعی مجھے فارغ کر کے میکے بھیجو، اب میرا اس گھر میں گزارا نہیں ہے۔ میرا شوہر پریشان ہو گیا تھا، وہ اپنی ماں کو فون کر کے منع کرنے لگا کہ میری بیوی کو روک ٹوک نہیں کرے، وہ پہلی پریشان رہتی ہے، تنہائی کا شکار ہے۔ اس روز کے بعد سے میری ساس نے مجھے روک ٹوک کرنا چھوڑ دیا، مگر ان کی پریشان نظریں میرا طواف کرتی رہتی تھی۔ مجھے ساس کی اس تبدیلی پر حیرت ہوتی تھی۔ 2 سالوں میں اپنی ساس کو اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتی تھی۔ میں بھی جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، میری ساس نے ہمیشہ مجھ سے محتاط انداز میں بات کی تھی، لیکن اب میری ساس کا مجھ پر تنقید کرنا اور مجھ پر شک کرتے رہنا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں راز نہیں سمجھ پائی تھی، مگر جب وجہ پتہ چلی تو میں حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ ایک روز میں اپنی ساس کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اندر سے آتی آوازوں نے مجھے متوجہ کیا۔ میں بے ساختہ ٹھٹک گئی۔ میرا جیٹھ اور ساس کمرہ بند کر کے باتیں کر رہے تھے، اور جو باتیں کر رہے تھے وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دل چاہا اندر جا کر جیٹھ کا گریبان پکڑ لوں، وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا، لیکن میں خواہاں جھگڑا مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں جیٹھ کی باتیں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے تو اپنا جیٹھ بے ضرر انسان لگا تھا، میں نہیں جانتی تھی وہ اس قسم کا مرد تھا۔ شرمندگی اور ذلت سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اسی رات میں پریشانی میں مبتلا تھی، موبائل پر اپنی تصاویر دیکھنے لگی۔ شرارت میں ایک تصویر شوہر کو بھیج دی، مگر غور کیا تو دم سینے میں اٹک گیا۔ میں غلطی سے اپنی نیم برہنہ تصویر اپنے جیٹھ کو بھیج بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اس وقت میرا جیٹھ سو رہا ہوتا تھا، لیکن میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میرا جیٹھ جاگ جاتا تو میری تصویر دیکھ لیتا اور میرے اوپر جیٹھ کو ورگلانے کا الزام لگ جاتا۔ میری تصویر بھی نامناسب تھی، کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ میں پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی، سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ رات کی اس پہر اگر اپنے جیٹھ کے کمرے میں جاتی تو تماشا بن جاتا، میرا جیٹھ بھی مجھے غلط لڑکی سمجھ لیتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر جھانکا، گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے سو رہے تھے۔ میری تو نیند بھی اڑ چکی تھی۔ جب تک جیٹھ کے موبائل سے اپنی تصویر ڈیلیٹ نہ کر لیتی مجھ سے سویا نہ جاتا۔ میں نے اپنے کمرے سے قدم باہر نکالے اور دبے پاؤں اپنے جیٹھ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مجھے خوف تھا میرے ساس سسر میں سے کوئی جاگ نہ جائے۔ جیٹھ کے کمرے میں پہنچی تو وہاں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی، جیٹھ جی اپنے بستر پر سکون سے سو رہے تھے۔ میں احتیاط سے چلتے ہوئے بیڈ کی سائیڈ والی میز کے قریب پہنچی، خوش قسمتی سے موبائل وہیں پڑا ہوا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر کھولا تو اس پر فنگر پرنٹ لاک تھا۔ میں پریشانی سے اپنے جیٹھ کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی کوشش سے میرے لیے وہ لاک کھولنا آسان ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نیند میں پڑے جیٹھ کے قریب ہوئی اور اس کا انگوٹھا موبائل کی اسکرین سے لگایا تو موبائل کا لاک کھل گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے تصاویر کا فولڈر کھولا، مگر وہ کھولتی میرے سر پر پورے گھر کی چھت گری تھی۔ جیٹھ کے موبائل میں میری 50 تصاویر اور ویڈیوز پڑی ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے جیٹھ کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ تصاویر دیکھ کر مجھے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں کہ میرے جیٹھ نے وہ تصاویر کہاں سے حاصل کی تھی۔ اپنا راز کھل جانے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو یہ سوچ کر جیٹھ کے کمرے میں آ گئی تھی کہ جیٹھ کو عورتوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے، مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر یہاں تو جیٹھ کا موبائل میری تصاویر سے بڑا ہوا تھا۔ میرے جیٹھ کی جو حقیقت مجھ پر کھل رہی تھی، مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اس روز میری ساس کے کمرے میں بیٹھ کر بھی میرا جیٹھ اپنے ماں کو یہی ورگلا رہا تھا کہ آپ کی بہو کمرے میں بند ہو کر غلط کام کرتی ہے، اس کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا، نہ جانے یہ لڑکی کن چکروں میں ہے، گھر میں جوان لڑکے ہیں، اگر لڑکی بیاہ کر لانی تھی تو خوبصورتی کے ساتھ شرافت بھی دیکھ لیتی۔ میں تب اپنے جیٹھ کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میرا جیٹھ میرے بارے میں وہ باتیں کیوں کر رہا تھا۔ اب اپنے جیٹھ کے موبائل میں اپنی نازیبا تصاویر دیکھ کر میرے ہوش اڑ رہے تھے، میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ ابھی میں نے تصاویر ڈیلیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا جیٹھ نیند سے جاگ گیا اور مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے جھپٹ کر اپنا موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا، غصے سے بولا،
मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो? मुझे जेठ पर शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीर क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बेगैरत मर्द हो अपनी भाभी की ऐसी तस्वीर मोबाइल में रखी हुई हैं। मेरा जेठ तमस्खर से बोला, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, तुम अपने कमरे में होती हो, मैं कैसे तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीर तुमने खुद दी है। मुझे अपने जेठ के मुकरने पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं मसलहत अमेज़ी से काम लिया और उससे कहा कि मेरी तस्वीर डिलीट करो, वरना मैं सबको बता दूंगी। मेरे जेठ ने इनकार करते हुए मुझे ऐसी बात बताई कि मैं शर्मिंदगी से नज़रें चुरा गई। बोला, तुम भी जानती हो ये तस्वीर मैंने कहाँ से ली। मैं तुम्हारे शोहर को ये सब दिखाऊंगा, उसे बताऊंगा कि तुम कितनी बदकिरदार औरत हो। मेरा जेठ मुझे धमकाने लगा। बोला, अब ये तस्वीर मेरे मोबाइल में रहेंगी। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, मेरा शोहर सब सच जानता है। ये तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी, किसी मर्द से मेरे ताल्लुकात नहीं है। मेरा जेठ तंजिया नज़रों से मुझे देखने लगा। बोला, फिर ये तस्वीर मेरे पास कैसे पहुंची है? अब तुम मुकर नहीं सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे जेठ ने वो तस्वीर हासिल की थी। ये देखकर तो शोहर भी मेरा यकीन न करता। मेरी सास तो पहले भी मुझे गलत समझने लगी थी। मैं रोने लगी, अपने जेठ को वास्ते देने लगी कि वो मेरी तस्वीर डिलीट कर दे, बदले में जो मांगेगा मैं दूंगी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे कमरे से निकलो। मेरे जेठ ने मुझे धक्के देकर अपने कमरे से निकाल दिया। मैं खौफ से रोने लगी। अपनी तस्वीर डिलीट करवाने के लिए तो मैं सोच चुकी थी कि मेरा जेठ जो भी मुतालबा करेगा मैं कबूल करूंगी, चाहे जितना नाजायज़ मुतालबा होगा। मगर मेरा जेठ तो वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं लेता था। मैं अपने कमरे में आकर रोती रही। अब मेरा जेठ मोहतात हो चुका था। मुझे दोबारा तस्वीर डिलीट करने का मौका नहीं मिला था। मैं हर वक्त जेठ के आगे पीछे घूमने लगी, उसकी मिन्नतें करती कि मेरी तस्वीर डिलीट करो, मगर वो हर बार मुझे झटक देता था। मेरे शोहर की कॉल आती तो मैं गायब दिमाग सी रहती थी। शोहर बार बार मुझे पुकार कर मुतवज्जो करता। एक रोज़ डरते डरते शोहर को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में बराना तस्वीर बनाई है। शोहर तो ये बात सुनकर भड़क उठा। बोला, अभी वो सब तस्वीर डिलीट करो, शरीफ औरतों के ये काम नहीं होते, मोबाइल तो कभी भी चोरी हो सकता है, तुमने अपनी इस किस्म की तस्वीर क्यों महफूज रखी हैं? मेरा शोहर मुझे बुरी तरह डांट रहा था। उसे मोबाइल में तस्वीर बनाने वाली लड़कियां सख्त नापसंद थी। मैं घबरा गई, मज़ीद सच नहीं बता पाई कि उन तस्वीर का क्या करती हूँ। मैं खुद को कोसने लगी, काश मुझे इतनी बुरी आदत ना हुई होती तो आज वाकई में इस मुश्किल का शिकार ना होती। जेठ को मनाती रही, एक बार वो मेरी तस्वीर डिलीट कर दे। आइंदा ऐसा काम करने से मैं तौबा कर चुकी थी, मगर तब जेठ ने मुझे जो बात की वो मुझे मुंह के बल गिरा गई थी। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा बार बार अपने जेठ के आगे पीछे घूमना और छुप छुप कर उसके कमरे में आना जाना मेरी सास की नज़र में आ गया था। मेरी सास के तो होश उड़ गए। मुझे बुलाकर बोली, बहू किन चक्रों में रहने लगी हो? हमारे घर के ऐसे रवाज नहीं है। तुम्हारा जेठ कमारा मर्द है, उसके खाली कमरे में बार बार क्यों जाती हो? मैं बौखला गई। मेरे पास कोई बहाना ना था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी जेठ की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की सब जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने कमज़ोर सा बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने जाती हूँ। मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ था। सर झटक कर बड़बड़ाने लगी कि तुम्हारे शोहर को बस जल्दी बुलवाती हूँ, तुम्हारा चलन अब ठीक नहीं लगता, तुम मेरे घर का माहौल ख़राब करने पर तुली हुई हो। मैं शर्मिंदगी से नज़र झुका गई। सास को क्या बताती मैं क्या कर चुकी थी। मेरा जीना हराम हो चुका था, मुझे सुकून नहीं मिला था। एक माह गुजर गया। मेरा जेठ मुझे दिल खोल जलील करता रहा। हर बार मैं उसके कमरे में जाती रोते हुए निकलती। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया। मुझे जब मौका मिलता मैं अपने जेठ की मिन्नत करती कि मुझ पर रहम खाएं, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ना था। मैं गुट गुट कर रोती रहती थी, मगर मेरा जेठ बिल्कुल नरम नहीं पड़ा था। सास भी मुझ पर शक करने लगी थी। एक माह के बाद अचानक एक रोज़ मेरा शोहर पाकिस्तान लौट आया। मैं अपने शोहर को देखकर साकित रह गई। खुशी की बजाय मेरा दिल खौफ से सुकड़ गया था। मेरा शोहर हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं खौफ से जर्द पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा शोहर मुझे तलाक दे देता, और यही सोच सोच कर मेरा दिल डूबता रहा। मैंने बमुश्किल अपने असाब को काबू करके लबों पर मुस्कुराहट सजाई। मेरा दिल रो रहा था। काश मैं पाकीज़ा और बेदाग लड़की रहती तो शोहर के आने पर सब मसाइल ख़त्म हो जाते। मेरा शोहर मेरे लिए ढेरों तोहफ़े लाया था। वो बोला, मेरे लिए इतना अरसा घर से दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी ना हो। वो मेरा शुक्रगुजार हो रहा था कि मैंने उसका सब्र से इंतज़ार किया। मैं शोहर की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी। खुद पर गुनाह का जो बोझ लाद बैठी थी वो मुझे मेरी नज़रों से गिरा गया था। मेरा शोहर मुझे रोने पर परेशान हो गया। पूछने लगा कि क्या हुआ,
اب تو आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया, ये खुशी के आंसू हैं। शोहर के आने के बाद भी मैं अपने जेठ से अकेले में यही मिन्नतें करती थी कि वो मुझ पर तरस खाए, मुझे बर्बाद ना करे। मैं आम सी लड़की थी, गलती से गुनाह कर बैठी थी, मगर अब पिछता रही थी। मेरा जेठ इत्मीनान से बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई एक बार अपने भाई को ज़रूर बताऊंगा। अगर उसका ज़र्फ़ इतना बड़ा हुआ कि वो सब सुनकर भी तुम्हें माफ़ कर दे तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ, मेरा ज़र्फ़ मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करूँ जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप पेश करती रही हो। मगर कौन जाने मेरा भाई इतना बाज़रफ़ हो, हर मर्द का अपना ज़र्फ़ होता है। अपने जेठ के मुंह से वो ताना सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले रोज़ जब मैं जेठ के कमरे में गई थी, उसी रोज़ से वो मुझे जलील भी कर रहा था, हैरान भी कर रहा था। जब मैंने अपनी तस्वीर डिलीट करने का बोला था तो जेठ ने तभी कहा था, अब मैं सिर्फ तुम्हारे शोहर का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसे उसकी बीवी के कारनामे दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी वो राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़ कर रोती थी। एक रोज़ अपना नाम बचाने के लिए मैंने अपना आप अपने जेठ के सामने पेश कर दिया। मेरा जेठ तो मेरी ऑफ़र पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई नीच लड़की हो, पहले उल्टी सीधी हरकतें की, अब हद पार कर रही हो। वो बोला था कि तुम सिर्फ बहाने करती हो, तुम फाहशा हो, शोहर पास नहीं है तो दूसरे मर्दों से तस्कीन हासिल करना चाहती हो। मैं इतने तजलील भरे तबसरों पर कट कर रह गई थी। हर बार मेरी मिन्नतों पर वो साफ बोल देता था कि तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक रोज़ बोला, मैं इसलिए हसीन औरतों से नफरत करता हूँ। उस रोज़ मेरे जेठ ने अपना निकाह ख़त्म करने का राज भी अफशा कर दिया था। बोला, मैंने अपनी मनकूहा को इसीलिए तलाक दी थी, वो मेरे निकाह में थी मगर उसके ताल्लुकात किसी और मर्द के साथ थे। मुझे तब से औरतों से शदीद नफरत है। खूबसूरत औरतें ख़ास तौर पर अपने हुस्न को लोगों में नुमाया करने की शौकीन होती हैं। हम भाइयों के नसीब में तो ऐसी औरतें ही आईं। मैं अपने भाई के घर में ऐसी बदकार औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा भाई वहाँ तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जलील हो रहा है और तुम उसकी इज्जत ख़राब कर रही हो। जेठ ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक रोज़ जब घर के तमाम अफराद मौजूद थे, मेरे जेठ ने मेरी असलियत मेरे शोहर के सामने खोल कर रख दी। तुम्हारी बीवी फेसबुक पर एक खुफिया अकाउंट बनाकर मुंह छुपाकर अपनी बढ़ना तस्वीर डालती है। नामुकम्मल लिबास पहनकर बनाएगी तस्वीर सैकड़ों अय्याश मर्द देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, बेहुदा तबसरे करते हैं और ये लड़की खुश होती है। मैं सर झुकाकर रोने लगी। मेरा शोहर बेयकीनी से अपने भाई को देखने लगा, गुस्से से चीखा, आप मेरी मासूम बीवी पर ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी सब भी हक्का बक्का बैठे थे। मेरे जेठ ने मेरी उसी आईडी की तमाम तस्वीर मेरे शोहर को दिखा दी। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे जेठ ने मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहाँ मेरी आईडी भी देख ली थी। मैं रोने लगी, अपने शोहर से कहा, मैं गलती कर बैठी थी, अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं माफ़ी मांगती रही, तौबा भी कर चुकी थी, मगर मेरे शोहर ने मेरा हाथ झटक दिया। उसने मुझे खड़े खड़े तलाक दे दी, घर से निकाल दिया। मुझे लगा था वो छोटी सी गलती है, मगर शोहर ने तलाक देकर बताया था कि एक गैरतमंद मर्द के लिए वो गलती नहीं, गुनाह था। तन्हाई और बेजारी ने मुझे इस गुनाह का आदी कर दिया था, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। गुनाहगार कौन था, मैं थी या मेरा शोहर? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।